हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका 20 मिनट सीरीज के अंदर। और आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यूजीसी नेट कॉमर्स का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस से निकल कर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक थम्स अप देके वीडियो की और बढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जानेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है, REI जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक कंट्रीज एक पर्टिकुलर रीजन में कॉपरेट करती हैं एक दूसरे को। अब ये क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करना होता है, मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देना होता है, रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना होता है। मतलब हम कह सकते हैं एक नेशन दूसरे नेशन को मदद करता है अलग अलग माध्यम से, लाइक ट्रेड बैरियर्स हटाना, आपस में अलग एक पॉलिसी रखना, नॉन मेंबर्स के लिए अलग पॉलिसी रखना। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है REI refers to a process whereby two or more countries in a particular geographical region voluntarily cooperate to achieve economic interdependence। क्या उन्हें अचीव करना होता है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या आता है? रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग बैरियर्स। जो भी मेंबर कंट्रीज है, मैंने बोला दो या दो से अधिक कंट्रीज भी यहाँ पे हो सकती हैं। अब उन कंट्रीज के बीच जो पॉलिसी बनेगी उसमें ये हो सकता है कि उनके बीच कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो। एक मिनट, उनके बीच कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो, पॉलिसीज बहुत ही स्मूथ रखी गई हो, और वो लोग अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरीके से फ्रेम कर रही हो जिससे कि जितने भी मेंबर्स हैं वहां पे उन सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट हो। तो हम कह सकते हैं REI जो है ये सबसेट है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन फोकस करता है पर्टिकुलर रीजन पे, ना कि ग्लोबल कॉपरेशन की बात करता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या कंसेप्ट था? ओपन द बॉर्डर्स ऑफ नेशन। मतलब जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ग्लोबली बात होती थी। लेकिन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें, कुछ उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे बात होती है एक पर्टिकुलर रीजन की। नाम से ही समझ आ रहा है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक रीजन की यहाँ पे बात होगी। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कंट्रीज का एम क्या होता है? रिसोर्सेस पूल करना, अपना मार्केट एक्सेस बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। द इंटीग्रेशन इज अ इकोनॉमिक फर्स्ट बट इवेंचुअली इंक्लूड पॉलिटिकल एंड सोशल इंटीग्रेशन। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आया था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर हमें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी देखने को मिल गया। अब कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, चाहो तो देख सकते हो। जैसे क्या मदद करता है? हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन में कलेक्टिव बार्गेनिंग करने में मदद करता है। अब इसके कुछ उद्देश्य भी दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले, एक पर्टिकुलर रीजन में ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है, जैसे टैरिफ्स को खत्म कर देना, कोटास को खत्म कर देना, और जितने भी अदर टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको खत्म कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है एशियान एशियन फ्री ट्रेड। इसने क्या किया है? रिड्यूस्ड इंट्रा एशियन टैरिफ्स टू बिलो 5% ऑन मेनी प्रोडक्ट्स। तो यहां पे क्या किया गया? 5% से भी कम कर दिया गया। दूसरा देखोगे, इनहैंस इकोनॉमिक कॉपरेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन encourage countries to coordinate fiscal, monetary and industrial policies, leads to joint infrastructure projects like cross border highways, ports and energy grid। समझ ही रहे होगे कि एक नेशन दूसरे के साथ कॉपरेट करती है, ठीक है, चाहे उसकी जो पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी ले लो, मॉनेटरी पॉलिसी ले लो, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ही क्यों ना बात हो। साथ ही साथ वो दो कंट्रीज जो है साथ में एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चलाती हैं, जैसे हाईवेज बनाना दोनों नेशन को कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट्स बिल्ड करना, एनर्जी ग्रिड्स बनाना इलेक्ट्रिक वाला जो होता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन इनहैंस हो जाता है। थर्ड है स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इन ग्लोबल ट्रेड, जो भी अभी ने ऊपर देखा था। ब्लॉक्स जो होती हैं, जैसे जो भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया ब्लॉक्स। ब्लॉक्स नेगोशिएट एज अ यूनिफाइड एंटिटी इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक WTO, IMF एंड UNCTAD। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो इकोनॉमिक यूनियन या हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन WTO नेगोशिएशन ड्यू टू इट्स कंबाइंड इकोनॉमिक साइज। मतलब अब जो ब्लॉक होंगे उसमें जितने भी कंट्रीज होंगे वो क्या करती हैं?
खुद को एक सिंगल एंटिटी दिखाने की कोशिश करती हैं और खुद को रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग फोरम्स में, लाइक WTO, IMF। ठीक है, तो इससे उनका इकोनॉमिक साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमें मदद करता है लार्जर मार्केट को एक्सेस करने में। दूसरा, FDI को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट रिस्क को कम कर रहे हो, टैरिफ्स वगैरह खत्म कर रहे हो, कम लास्ट एकदम लेके आ रहे हो। रीजनल वैल्यू चेन्स जो होते हैं उसको इंटीग्रेट करने में, एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में इंटीग्रेट करने में हमें मदद करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में मदद करता है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर को भी बढ़ावा देता है। चलो, अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज हमें देखने हैं। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कह लो। देखो, ओवरव्यू दूंगा, मतलब अच्छे से जो भी चीजें होंगी सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्रिस्प तरीके से मैंने चीजों को तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है, तो नोट करते चलना। सबसे पहला है जैकब वाइनर्स थ्योरी। इसमें दो चीजों की बात हुई थी, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन की। ठीक है, पढ़ते हैं। जैकब वाइनर 1950 में इन्होंने एनालाइज करा था इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कस्टम यूनियन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ही ये हमारा पार्ट है, कस्टम यूनियन, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसको इन्होंने एनालाइज किया था। चलो, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और चीजें बता दूं। हम्म लेवल्स, लेवल्स देख लो, उसके बाद हम थ्योरीज देख लेंगे, ज्यादा नहीं है उसमें। लेवल्स हम लोग देखेंगे किसका, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहला और बेसिक लेवल स्टार्ट होता है PTA से, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मैच लिस्ट के फॉर्म में स्टेजेस दे देंगे और तुम्हें मैच करना होगा वहां पे। PTA की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या होता है, टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अमंग द मेंबर कंट्री। मान लो दो नेशन या दो से अधिक, दो तो चलो मान लो 5 नेशन ने अपना एक इंटीग्रेशन बनाया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स को कम कर दे रहे हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका अलाउज प्रिफरेंशियल टैरिफ ऑन टेक्सटाइल एंड टी। तो यहां पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे टैरिफ्स को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, या प्रेफरेंशियल टैरिफ दिया गया, कम कर दिया गया। इससे फायदे क्या होंगे, बायलैटरल और रीजनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक होता है, याद कैसे हमें रखना है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जब मेंबर कंट्रीज जो होती हैं टैरिफ्स में कमी लाए, गिरावट लाए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अगर तुम यहां पे बात करोगे फ्री ट्रेड एरिया, FTA, कंप्लीट एलिमिनेशन। ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। जैसे नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन, नाउ रिप्लेस्ड एज USMCA। फिर उसके बाद एशियन फ्री ट्रेड। ये सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे किसके, फ्री ट्रेड एरिया। नाम से समझ आ रहा है कंप्लीट एलिमिनेशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। तीसरा है हमारा कस्टम यूनियन, CU में FTA तो पूरा आएगा ही, प्लस FTA क्या था हमारा, कंप्लीट एलिमिनेशन, प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज। आपने मेंबर कंट्रीज के लिए तो पॉलिसी बना रखी है, साथ ही साथ वैसी कंट्रीज जो कि मेंबर नहीं है उन पे क्या आपको टैरिफ लगाना है, उनके इंपोर्ट्स पे क्या लगाना है। अगर वहां से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल टैरिफ उस पे क्या होगा। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ आपको ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज, जितने भी नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ बनाएंगे, एक कॉमन रेट तैयार करेंगे हम, चाहे कोई भी नेशन हो, बाहरी व्यक्ति। उसके आता है हमारा कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में तुम्हारा क्या क्या आएगा, कस्टम यूनियन पूरा आ जाएगा, प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये एडिशन हो रहा है यहाँ पे। कस्टम यूनियन कंप्लीटली आएगा कॉमन मार्केट में, फिर फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जैसे जिसको हम लोग पहले EU के नाम से जानते थे, इसको नाम इलेबोरेट कर दिया गया। इससे क्या होता है, लेबर मोबिलिटी इनहैंस होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लोज बढ़ेंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा होगा। लास्ट, इसके बाद लास्ट, हाँ नहीं और भी है, इकोनॉमिक यूनियन हमारा आता है। इकोनॉमिक यूनियन में तुम्हारा कॉमन मार्केट आ जाएगा, प्लस हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज रखी जाएगी। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज में तुम्हारे फिस्कल भी आएंगे, मॉनेटरीज भी आएंगे, सोशल पॉलिसीज भी। ठीक है, एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन, कॉमन मार्केट पूरा,
प्लस हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलता जुलता इकोनॉमिक पॉलिसी चल रहा होगा। पॉलिटिकल यूनियन की बात करें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं पूरी तरीके के। जैसे यूएसए की बात की जाए, इसमें क्या होता है, पॉलिसी हार्मोनाइज होती है, सेंट्रलाइज गवर्नेंस होता है और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो स्टेजेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 स्टेजेस तुम्हें याद रखने हैं। शुरुआत होगा सबसे पहले तुम्हारा बेसिक जो रहता है पीटीए से, फिर उसके बाद बढ़ोगे एफटीए, उसके बाद है कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन है और पॉलिटिकल यूनियन है। तो ये जो स्टेजेस है तुम्हें यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, अब हमने लेवल्स देख लिया, थ्योरी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हमें क्या समझना है, ये जो दो टर्म है ना, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्रिएशन की बात करें तो कब होता है ये, when lower cost import from a member country replace a higher cost domestic production। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी गेन देखने को मिलेगी, वेलफेयर इंप्रूवमेंट होगा। एग्जाम्पल दे रखा है, आफ्टर इंडिया श्रीलंका एफटीए, श्रीलंका स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग चीपर टेक्सटाइल टू इंडिया बेनिफिटिंग इंडियन कंज्यूमर। बोला गया लोअर कॉस्ट इंपोर्ट अपने किसी मेंबर कंट्री से। ठीक है, आपने जो भी, जैसे यहाँ पे इंडिया श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका से क्या किया जा रहा है कि जो टेक्सटाइल्स होते हैं सस्ते रेट पे, जो चीपर टेक्सटाइल्स होते हैं वो मंगाया जा रहा है, तो श्रीलंका यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है। इंडियन कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रीलंका है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रेड क्रिएशन ये होता है। ट्रेड क्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, लोअर कॉस्ट, सस्ते में चीजों को इंपोर्ट करते हैं अपने किसी मेंबर कंट्री से, ये होता है ट्रेड क्रिएशन, आप ट्रेड बना रहे हो। ट्रेड डाइवर्जन की अगर बात करें तो क्या होता है, इंपोर्ट जो होता है ये शिफ्ट किया जाता है। यहाँ टर्म देखो, इंपोर्ट शिफ्ट फ्रॉम अ cheaper non-member to a more expensive member ड्यू टू प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, ओवरऑल वेलफेयर तो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया जो है वो शुगर कहां से इंपोर्ट करती है, सार्क मेंबर से, सार्क मेंबर जो कि मालदीव्स है, इंस्टीड ऑफ अ चीपर शुगर फ्रॉम ब्राजील। तो यहाँ पे क्यों डाइवर्ट किया गया, डाइवर्जन यहाँ पे क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं किसी पर्टिकुलर नेशन को या किसी पर्टिकुलर मेंबर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत जो है वो सार्क मेंबर कौन है, मालदीव्स, वहां से शुगर मंगाता है। ठीक है, जबकि उसे सस्ते रेट पे शुगर ब्राजील से मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से होता है। ओवरऑल वेलफेयर को ये रिड्यूस करता है, लेकिन ट्रेड क्रिएशन में ऐसा नहीं होता। ट्रेड क्रिएशन में एफिशिएंसी गेन तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ वेलफेयर इंप्रूवमेंट भी होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कितने टाइप के होते हैं हमारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो, सबसे फर्स्ट है बायलैटरल वर्सेस मल्टीलैटरल। ठीक, दूसरा है ओपन वर्सेस क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, दो हमें टाइप्स यहाँ पे देखते हुए चलना है। बायलैटरल की बात करें तो जब भी एग्रीमेंट होगी दो नेशन के बीच में यहाँ पे होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया जापान, कौन सा यहाँ पे एग्रीमेंट है, हमारा इंटीग्रेशन है, तो उसको सेपा हम बोलते हैं हम लोग, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। याद रखना, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल क्या हो जाएगा, जब मल्टीपल कंट्रीज आ जाए। ठीक है, एक दो से ज्यादा कंट्रीज आ जाए, बायलैटरल में दो और मल्टीलेटरल में दो से ज्यादा। एग्जाम्पल पे आरसीईपी और ईयू। इसके बाद देखोगे ओपन वर्सेस क्लोज्ड। ओपन इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहां पे हम लोग फ्री ट्रेड मेंटेन करते हैं नॉन मेंबर्स के साथ भी। क्लोज्ड इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहां पे फोकस किया जाता है इंट्रा ब्लॉक ट्रेड पे। नॉन मेंबर में फेस हायर टैरिफ। इंट्रा का मतलब है विद इन द ब्लॉक, जो हम लोग एक अगर इंटीग्रेशन बनाएंगे हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे, और जो भी नॉन मेंबर्स होंगे उनको हम लोग हायर टैरिफ उन पे लगाने वाले हैं।
तो ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लियर है ये दोनों चीज? अब कुछ रीजनल ब्लॉक्स यहां पे मैंने मेंशन करे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा यूरोपियन यूनियन, ईयू। मेंबर्स इसमें देख लो टोटल 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं। फीचर्स क्या क्या है इसके? सिंगल मार्केट है, कॉमन करेंसी है जैसे यूरो 19 कंट्रीज में है, और रेगुलेशन जो है हार्मोनाइज्ड है। डीपेस्ट लेवल कहा जाता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का इसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इसके बाद आता है हमारा नाफ्ता, जो कि यूएसएमसीए के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर्स कौन कौन है इसके? फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। फीचर्स क्या है? टैरिफ को एलिमिनेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनी हुई हैं, और आईपीआर की भी बात यहां पे होती है। इंपैक्ट क्या होगा? जो भी मेंबर्स होंगे उनके बीच ट्रेड जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बट ऑल्सो लेड टू रीएलोकेशन ऑफ द सम मैन्युफैक्चरिंग टू मैक्सिको, ठीक है। ट्रेड तो बढ़ेंगे लेकिन कुछ चीजें जो है चेंजेस देखने को मिलेंगी, चीजों को रीलोकेट किया जाएगा। इसके बाद आता है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज एज अ मेंबर है, ठीक है। फीचर्स है, एएफटीए है इसके अंदर, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, एनर्जी की बात होती है, टूरिज्म की बात होती है, रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने की बात होगी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में। फिर आता है हमारा सार्क। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज मेंबर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। यहाँ पे ट्रेड पे फोकस किया जाता है, डेवलपमेंट की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है और कनेक्टिविटी की बात होती है। और भी कुछ है देख लो, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। इसके टोटल 54 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहाँ पे इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड को बढ़ाया जाता है टू 50% ऑफ टोटल ट्रेड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मरकोसर याद रखना हमें जरूरी है। ये साउदर्न कॉमन मार्केट का आता है, इसके अंदर मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्यू और यूरुग्यू। कस्टम यूनियन, ठीक है, कस्टम यूनियन इसमें आता है जो हमने पढ़ा था स्टेजेस के अंदर, कस्टम यूनियन। और इंट्रा रीजनल ट्रेड प्रमोशन की बात होती है। जो भी हमने ऊपर देखा था, इसके अंदर एशियान आता है पूरा, प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पे मेगा ट्रेड ब्लॉक की बात होती है जहां पे टैरिफ को बहुत हद तक कम कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी, और देख ले रहा हूं मैं। अब देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दे रखा है, चाहो तो इसे पढ़ लेना, नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो एंड करेंगे अपने आज के सेशन को। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। आज हमने डिस्कस किया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उससे जुड़ी कुछ बातें जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट 20 मिनट सीरीज के साथ। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।